है बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th का मैथमेटिक्स लास्ट चैप्टर, दैट इज स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स सबसे पहले हम लोग इसका मीनिंग समझेंगे। स्टैटिस्टिक्स अगर देखा जाए तो दो शब्द से बना हुआ है, दैट इज स्टेट एंड अगर मैं कहूं आईसीएस तो चलेगा। स्टेट आईसीएस दो मेजर, मतलब मेजर रिप्रेजेंटेशन इन्हीं का है। सो स्टेट रिप्रेजेंट करता है नॉट लाइक उत्तर प्रदेश हरियाणा इन दिस वे, नॉट बेसिकली स्टेट रिप्रेजेंट करता है किसी चीज के कंडीशन को। आई होप यू नो। आईसीएस बताता है उसका स्टडी। और अब जैसे जैसे हायर क्लासेस में पहुंचोगे या फिर फ्यूचर में जाके जब जॉब वगैरह करने लगोगे, एट दैट टाइम यू विल रियलाइज कि सबसे ज्यादा अगर आप कुछ इस्तेमाल कर रहे हो तो वो इंफॉर्मेशन का, उसको कैसे प्रेजेंट किया गया है, दैट्स व्हाट द स्टैटिस्टिक्स। तो अब कंडीशन किस चीज का, जैसे कैसा, कौन सा ऐसा कंडीशन जिसको स्टडी करना, जैसे एग्जांपल के लिए पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन में बहुत सारी चीजें स्टडी करने के लिए है। जैसे मैंने इसमें पिक किया कि चलो मुझे ओल्ड एज पीपल का डेटा चाहिए। ओल्ड एज पीपल का डेटा किस रेस्पेक्ट में? स्टेट के रेस्पेक्ट में। स्टेट के रेस्पेक्ट में यानी कि कौन से राज्य में कितने पूरे पॉपुलेशन, उस राज्य के पॉपुलेशन में कितने पॉपुलेशन जो है, कितने लोग जो है वो ओल्ड है। अब इस डेटा को प्रेजेंट करने का दो तरीका है। एक तो आप ये स्टेट लिखते जाओ, है ना, स्टेट यानी कि राज्य, जैसे मान लीजिए यूपी, एमपी एंड सो ऑन। दूसरा आप लिखोगे ओल्ड एज पॉपुलेशन इन परसेंटेज। इसमें कुछ परसेंटेज। एक तो ये मेथड हुआ डेटा को, इसको बोलते हैं टेबल फॉर्मेट, सिंपल। इस फॉर्मेट को हम अवेयर भी हैं, हमने पढ़ा भी है इसके बारे में। स्टैटिस्टिक्स में बेसिकली होता तो स्टडी ही है, यही है कि जो भी कंडीशन है, जो भी सिचुएशन है, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें हो सकती है। क्यों मैं कंडीशन कह रहा हूं? सिर्फ ओल्ड एज पॉपुलेशन ही, आप इसमें वुमेन का डेटा पिक कर सकते हो, आप इसी में से जो है एम्प्लॉयमेंट का डेटा पिक कर सकते हो। तो बहुत सारा चीज, एक प्रोस्पेक्ट होता है कि मुझे किस पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को ऑब्जर्व करना है। तो दूसरा मेथड होता है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड कि उस डेटा को एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना। अब ग्राफिकल मेथड में कई सारे मेथड है, ऐसा नहीं है कि जो है कुछ ही मेथड है, बट हम लोग अभी क्योंकि आपकी स्टार्टिंग है चीजों को समझने का, तो हम लोग तीन मेथड बेसिकली पढ़ेंगे। वन है बार, सेकेंड है हिस्टोग्राम एंड थर्ड है फ्रीक्वेंसी। इनका जो डेटा रहेगा, ठीक है, इनका जो ये मेथड है हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, इन सब मेथड को हम लोग सिचुएशन के हिसाब से यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल के बार का मतलब क्या होता है? बार को अगर देखें तो ये ओल्ड फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है एक रॉड। मींस ग्राफ में एक सिंपल सा रॉड की तरह प्रेजेंट करना। हिस्टोग्राम को कह सकते हो आप हिस्टो प्लस ग्राम। तो ग्राम का मतलब होता है ग्राफिक्स, ड्राइंग। ड्राइंग क्या है? ये ग्राम है। बचा हिस्टो का मतलब होता है अपराइट, अप राइट। एक सॉलिड बार कह लो, सॉलिड बार जिसमें कुछ विड्थ हो,
करेंगे। जब हम लोग इसको क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो और ज्यादा क्लैरिटी है। वहीं फ्रीक्वेंसी क्या रिप्रेजेंट करता है? फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करता है डेटा में जिस चीज को हम फोकस कर रहे हैं। देखो इन सब का हम उसी पॉइंट ऑफ व्यू से इस्तेमाल कर रहे हैं जैसा हमें रिजल्ट चाहिए, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि रिजल्ट में हमें ये चाहिए कि कोई एक डेटा, कोई एक पॉइंट कितनी बार रिपीट कर रहा है, हाउ मेनी टाइम्स रिपीट। अब ये क्योंकि बार थोड़ा सा सॉलिड बार हम लोग यूज कर रहे हैं तो ये एक तरीके से रेंज पे फोकस करता है और ये एग्जैक्ट डेटा पे। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो इसमें मुझे यही पता करना है कितने परसेंटेज है, तो मैं ये बार चार्ट में इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। अभी देखेंगे एग्जांपल में। वहीं अगर मुझे हिस्टोग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा पता ये करना है कि चलो ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि 60 से लेके 65 एज के बीच में कितने लोग हैं। मतलब अब मैंने डेटा का जो एक्सट्रैक्शन है थोड़ा सा व्यू बदल दिया है। अभी से भी यही था कि यूपी में कितने परसेंटेज लोग हैं, एमपी में कितने लोग हैं, है ना, हरियाणा में कितने लोग हैं, इस तरीके से एंड सो ऑन। अब मैंने डेटा का जो एक्सट्रैक्शन है, इंफॉर्मेशन जो मैं एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं वो तरीका बदल दिया। मैंने कहा कि 60 से 65 के एज के बीच में कितने हैं। तो मान लो मेरा ग्राफ कुछ ऐसा है, यहां पे लिखा हुआ है 60, यहां पे लिखा हुआ है 65। तो जो मेरा ग्राफ बनेगा, मान लो 5% लोग हैं, तो मेरा ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से, एक तरीके से रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल की तरह रिप्रेजेंट कर रहा है। ये मेरा हो गया हिस्टोग्राम। वहीं फ्रीक्वेंसी का मतलब ये हो गया, जैसे एग्जांपल के लिए कि 60 से 65 एज वाले, या फिर ऐसे समझ लो कि अच्छा 5% या 15% कौन कौन से स्टेट में है या कितनी बार। तो आपको पता चला कि जो है यूपी में है 15% पॉपुलेशन, केरला में है 15% पॉपुलेशन, और मान लो महाराष्ट्र में है 15%। तो ये 15% कितनी बार रिपीट हो रहा है। सो हमारा क्या रहेगा, बस वे ऑफ एक तरीके से आप कह सकते हो कि किस तरीके से आप डेटा को इंटरप्रेट कर रहे हो। अगर आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा का मेथड, यानी कि डेटा को कैसे समझने की कोशिश करो, अगर ये मेथड चेंज हो गया तो आप दूसरा मेथड अप्लाई करोगे। अगर आप रेंज पे फोकस कर रहे हो तो आप हिस्टोग्राम अप्लाई करोगे। फ्रीक्वेंसी पे फोकस कर रहे हो, यानी नंबर ऑफ रिपीटेशन किसी ऐसे डेटा को फोकस कर रहे हो, तो आप फ्रीक्वेंसी को अप्लाई करोगे। तो एक एक जो है ग्राफ हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बार को देखते हैं, बार मेथड का एक एग्जांपल, तो थोड़ा सा विजुअलाइजेशन होगा कि कैसे ये टेबल के फॉर्मेट से ज्यादा बेहतर है, और ये क्विक हमें क्या देता है, क्विक आंसर देता है मल्टीपल क्वेश्चंस का। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल पिक करते हैं कि एक क्लास में जो है 40 स्टूडेंट है। अब स्टेट का मतलब किसी भी चीज का हो सकता है ना, नॉट ओनली पॉपुलेशन। अभी तो हम लोगों ने एग्जांपल के लिए पॉपुलेशन को डिस्कस किया, तो स्टेट का मतलब मैं क्लास को भी पिक कर सकता हूं। स्टेट का मतलब मान लो मेरे लिए एक क्लास है, क्लास 9 को हमने पिक किया जहां पे 40 स्टूडेंट है उस क्लास में। ठीक है, अब मान लो जो है मैं उस क्लास का कोऑर्डिनेटर हूं, ठीक है, क्लास टीचर कह लो, अगर क्लास टीचर हो फाइनल, और मेरा पर्पज है ये फिगर आउट करना कि इन बच्चों का जो है बर्थडे कब है, बर्थडे किस मंथ में हो रहा है। ठीक है, तो कौन कौन से बच्चे हैं किस किस मंथ में ये लोग पैदा हो। जैसे मैं क्लास में पहुंचा, ठीक है, तो पहला तो बना लेते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सी एक बात याद रखना,
जो भी हमें रिजल्ट चाहिए रहता है ना, रिजल्ट जो चाहिए रहता है वो रहता है वाई एक्सिस पे, ठीक है, एट वाई एक्सिस। तो हमें रिजल्ट क्या चाहिए कि हमें ये पता करना है कि कौन कौन से बच्चे किस किस मंथ में हुए हैं। और जो हमारा इनपुट होता है ना, इनपुट हमारा यूजुअली एक्स एक्सिस पे, और भी कह सकते हो ये जो है डिपेंडेंट होता है किस पे, इस पे, ये इंडिपेंडेंट होता है, ये बात ध्यान रखना। तो हम लोग इधर देख क्या रहे हैं, मंथ देख रहे हैं, इधर क्या देख रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब कितने बच्चों का कितने, जैसे मान लो यहां पे 1, इसको बेहतर बनाने के लिए थोड़ा सा, ताकि आप अच्छे से विजुअलाइज कर सको ना, 2 3 4 5 6, ये आपके बुक का ही एग्जाम्पल है, ठीक है, बाहर से कहीं एग्जाम्पल नहीं करा रहा हूं, ताकि आप बुक में देख के और ज्यादा बेहतर तरीके से आप इसको समझ सको। ठीक है, इसको भी ऐसे मिला देते हैं। ना अब ये पूछा जा रहा है, मैं गया क्लास में, मैंने बोला कि अच्छा आप में से जितने लोग भी जनवरी में पैदा हुए हो खड़े हो जाओ। तो पता चला मुझे कि 2 लोग खड़े हुए हैं जनवरी में पैदा हुए, तो मुझे पता चल गया 2 लोगों का बर्थडे जनवरी में, ठीक है। ठीक है, तुम बैठ जाओ। चलो फरवरी में बता दो, तो 3 लोग खड़े हुए, तो मुझे समझ में आ गया कि 3 लोगों का बर्थडे जो है फरवरी में है। मार्च में एक बंदा खड़ा हुआ, अप्रैल में 3 बंदे खड़े हुए, मई में 4 बंदे खड़े हुए। देखो ये काउंट भी करना, ठीक है, 40 हो जाए तो ठीक है। जून में अगेन 4 बंदे, जुलाई में 5 बंदे, 5 बच्चे, अगस्त में 6, कितने हो गए ये, छोड़ो हम लोग 40 अंदाजा ऐसे कर लेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि काउंट करके, ठीक है। सितंबर में मान लो 3, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में 4 4 4, ठीक है। तो कितने हो गए बच्चे, मान लो ये 12 15 21 26 30 34 37 37 38, तो कहीं पे हमें कितने हो गए 38 और ये 40, हमारे 3 जो है कम करना है, तो इनको मान लो 2 कर देते हैं हम लोग, यहाँ पे भी 2 है, एक इनको 1 कम कर देते हैं, एक और कहीं पे कम करते हैं, इसको भी कम कर देते हैं। इस तरीके से कुछ हमारा ग्राफ बना। अब क्योंकि ये एक लाइन है तो ये हमारा क्या है, बार ग्राफ, क्या है, बार ग्राफ। अब सोचो उस टेबल से ज्यादा बेहतर ये हमें क्विक रिजल्ट दे रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए, कौन से मंथ में, इन विच मंथ मैक्सिमम स्टूडेंट होंगे, कौन सा ऐसा मंथ है जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट का बर्थडे पड़ेगा, तो देखिए जस्ट आप देखकर जो है सीधे सीधे रिजल्ट एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, दैट इज अगस्त, है ना। इसी तरह कौन से मंथ में सबसे कम बच्चों का है, तो मार्च, इस डेटा के हिसाब से मार्च, क्योंकि एक ही बच्चा है, ठीक है। कौन सा ऐसा
कितने ऐसे नंबर या कई सारे क्वेश्चंस आप बना सकते हो, मिनिमम कर दिए, मैक्सिमम कर दिए, कौन कितने ऐसे बच्चे जिनका रिपीटेशन कई सारे, जैसे दिसंबर में भी 4 बच्चे, नवंबर में भी 4 बच्चे, अक्टूबर में भी 4 बच्चे, है ना, इस तरीके से आप कर सकते हो। तो इसके कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं और कई सारे मल्टीपल आंसर भी बन सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा पैराग्राफ। इसी को हम लोग अदर पॉइंट ऑफ व्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि मतलब इसको रिप्रेजेंट करने का यही मेथड है मेन चीज। हम लोग और क्वेश्चन दे सकते हैं, तो हमने क्लास का देख लिया, हम लोग क्वेश्चन को और चेंज कर सकते हैं। जैसे कि कोई एक फैमिली है जिनका अर्निंग जो है, अर्निंग क्या है 20,000। एक फैमिली है इनका अर्निंग जो है 20,000 पर मंथ है, ठीक है। अब एक्सपेंडिचर का डेटा दिया हुआ है। एक्सपेंडिचर जैसे कहां कहां हो रहा है, जैसे हो रहा है, इसको मिटाते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए एक्सपेंडिचर इनका ग्रोसरी में, और ये सारा का सारा 1000 में इनकी ग्रोसरी हो गया, रेंट हो गया, एजुकेशन हो गया, और क्या, और फ्यूल हो गया, मान लो इनको गाड़ी वगैरह इनके पास है, एंटरटेनमेंट हो गया, और कुछ बचा हुआ यानी कि कभी एक्स्ट्रा खर्च हो जाता है, या फिर एक और चीज कर लो, मेडिसिन हो गया, एंटरटेनमेंट, एक सेकेंड थोड़ा सा ऐसे रखा जाए, ऐसे मैं लिख दे रहा हूं, एंटरटेनमेंट, इसके अलावा जो है मेडिसिन, और फिर मिसलिनियस, मतलब कोई भी एक्स्ट्रा खर्च इधर उधर हो जाता है। तो ग्रोसरी में इनका ऑन एन एवरेज मान लो 4,000 खर्च हो रहा है, ठीक है, ग्रोसरी में। रेंट पे इनका 5,000 खर्च हो रहा है मंथली। इसी तरह से एजुकेशन पे 5,000 मंथली, बच्चों के एजुकेशन पे। फ्यूल में 2,000 मंथली, ठीक है। एंटरटेनमेंट में 1,000 मंथली, ठीक है। मेडिसिन में 2,000, और मिसलिनियस में 2,000। सो यहां से हम ये फिगर आउट कर सकते हैं, ये हमारा क्या है, इस डेटा का रिप्रेजेंटेशन। और भी मेथड होता है डेटा को रिप्रेजेंट करने का, टेबुलर फॉर्म, जो हम लोगों ने डिस्कस किया। टेबुलर फॉर्म से क्विक इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना ये आसान नहीं होता है, बट ग्राफिकल मेथड से हमने इंफॉर्मेशन क्विक निकाल लिया। हमें इंफॉर्मेशन किस पे चाहिए था, ये फैमिली, ये एक्सपेंडिचर का डेटा है, ठीक है। एक्सपेंडिचर 20,000 रुपये पर मंथ कर रहे हैं, ये एक्सपेंडिचर का डिटेल डेटा है। हमें निकालना किस पे था, एक्सपेंडिचर पे ही, ठीक है। क्या क्या हमारा इनपुट था, ये सारा। तो हम इससे क्विक इंफॉर्मेशन क्या निकाल सकते हैं कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम किस चीज पे खर्च हो रहा है, तो रेंट और एजुकेशन पे, ग्रोसरी में दूसरे नंबर पे हो रहा है। तो इस तरीके से हम क्विक डिसीजन ले सकते हैं ना कि हमें इसके रेस्पेक्ट में इस चीज को मैनेज करने के लिए कहां कहां पे मैनेज करें। जैसे मान लो इसमें तो कोई एडजस्टमेंट है नहीं, ग्रोसरी में कर सकते हैं, कोई हो सकता है चीजें जो है फालतू चीजें ना खरीदें, फ्यूल में कम कर सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, एंटरटेनमेंट में अगर लग रहा है कि इस महीने खर्च ज्यादा हो रहा है, उस महीने मूवी देखने मत जाओ, मेडिसिन वगैरह का इसमें भी कोई कंप्रोमाइज नहीं, मिसलिनियस में ये सारी चीजें टेक केयर करना है कि फालतू चीजें खर्च ना हो। तो इससे हमें क्या हेल्प करता है, क्विक डिसीजन लेने में मदद करता है। किसके बेस्ड पे, डेटा बेस्ड।
आगे चल के आपको इन्हीं सब चीजों को पढ़ना है। अल्टीमेटली जब आप हायर लेवल पे जाओगे इन्हीं सब चीजों का इस्तेमाल करोगे। आई होप आपको बार चार्ट समझ में आया होगा, बार ग्राफ, इंफॉर्मेशन कैसे लेना है, ये ध्यान रखना है। जो हमारा रिजल्ट होगा उसको हम लोग कहाँ पे रखेंगे, वाई, यानी किस चीज पे हम फोकस कर रहे हैं। जो हम लोग एज ए इनपुट कंसीडर कर रहे हैं उनको कहाँ पे रखना है, एक्स एक्सिस पे। इनपुट एज ए कंसीडर्ड एज ए इंडिपेंडेंट, जो किसी और चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये डिपेंडेंट है, यानी कि ये इन पे ही डिपेंड कर रहा है। सो ऑलवेज whatever graph present on x axis, whatever data present on x axis, it's always independent। और जो भी हम लोग डेटा प्रेजेंट करते हैं y एक्सिस पे, इट्स ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब ये कि जनरली, मतलब हो सकता है किसी कोई बंदा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अलग तरीके से पिक कर ले, अदरवाइज y एक्सिस का जो डेटा रहता है वो हमेशा डिपेंड रहता है x एक्सिस के डेटा पे। आई होप आपको बार चार्ट समझ में आया होगा, बार ग्राफ समझ में आया होगा, क्वेश्चन समझ में आए होंगे। हम लोग हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी देखते हैं और क्वेश्चंस को भी करेंगे, ताकि जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करोगे उतना ज्यादा और ज्यादा क्लैरिटी होता जाएगा। तो इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। तो हम लोगों ने देखा बार चार्ट को बार के पॉइंट ऑफ व्यू से रिप्रेजेंट करना। तो बार चार्ट में हम लोगों ने देखा लाइन से इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे। वहीं जब हम बात करेंगे हिस्टोग्राम की, हिस्टोग्राम, तो हिस्टोग्राम में जो हमें इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ एरिया। एरिया किसका, एक रेक्टेंगल का। हमें बताया रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, दैट इज विड्थ इनटू हाइट। तो हम लोग इस एरिया के हिस्टोग्राम के वाले डायग्राम में हम लोग एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरप्रेट करते हैं इंफॉर्मेशन को। ये भी ग्राफिकल मेथड ही है। जैसे एग्जांपल के लिए एक क्लास में कुछ बच्चे हैं, समवेयर अराउंड, मान लो शायद बुक में आपके 36 दिया हुआ है, चलो 36 ही लेते हैं। 36 बच्चे हैं। हमें ये पता करना है, हमें ये क्लास में जाके पता करना है, वेट के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें डिवाइड करना, वेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो मैंने कहा कि जो है 30 से लेकर, बुक में आपके 30 पॉइंट दिया हुआ है, तो मैं वेट का रेंज बता दिया, वेट रेंज कह लो। ठीक है, वेट रेंज कह लो, क्लास भी कह सकते हो क्योंकि गैप है 30 से लेके 35.5, 5 केजी का रेंज है। किसमें कर रहे हैं, केजी। मैंने पूछा खड़े हो जाओ, कितने बच्चे हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट, कितने बच्चे हो, तो बच्चे खड़े हुए। उन्होंने बताया लगभग 9 बच्चों ने खड़े होकर बताया कि सर हमारा वेट जो है 30 से 35 के बीच में है। ठीक है, फिर आता है जो है 35 से लेकर 0.5 से लेकर 40.5। ठीक, तो हम लोगों ने पूछा कि कितने बच्चे हो, खड़े हो जाओ, जो जिनका वेट जो है इस रेंज में लाया करता है, तो फिर खड़े हो गए 6 बच्चे। ठीक, फिर हमने कहा 40.5 से लेकर 45.5 केजी के रेंज में कितने बच्चे हो, तो ऐसे 15 बच्चे थे। ठीक है, 40.5 और 45.5 के बीच में कितने बच्चे हो गए, 15। फिर हमने बोला ठीक है 45.5 से लेकर 50.5 के बीच में तो कितने बच्चे थे, 3। ठीक है, कितने हो गए ये, ओके। देन 50.5 और 55.5 के बीच में एक बच्चा था। ठीक है, कितने हो गए थे, 30, 33, ये 2 कर देते हैं, 2 बच्चे थे। एंड 55.5 और 60.5 के बीच में एक बच्चा था। तो टोटल हमारा 36 वेट हो गया, टोटल 36 नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गए, है ना। हाँ ठीक है, और वेट का रेंज पता चल गया। इसी को हमें अगर ग्राफ के फॉर्म में प्रेजेंट करना है
तो ये था नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये जो बताना है हमें। ये है वेट जो हम लोग रेफरेंस ले रहे हैं। स्टार्ट कहां से कर रहे हैं? 30.5। मान लो ये 30.5 है और ये 35.5। कितने बच्चे हैं? तो 1, यहां करना पड़ेगा, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। तो कितने बच्चे हैं इस रेंज में? 9। तो मैंने क्या किया, ये एक रेक्टेंगल बना दिया, ठीक है। अब 35 से 45 के बीच, 40.5 के बीच में कितने बच्चे? 6 है, तो ये रहा। ठीक है। फिर 40 से लेके 45 के बीच में, 45.5 के बीच में 15 है, तो ये रहा। ठीक है। फिर फर्दर 45 से लेके 50.5 के बीच में 3 मीन्स ये। एंड 50 से लेके 55.5 2 एंड फाइनली 60.5 से रेंज में हमारे कितने? एक बच्चे हैं। अगर आप इस फिगर पे ध्यान से देखो तो जो इनके बीच का गैप है, जो इनके बीच का गैप कह लो या विड्थ कह लो, वो कांस्टेंट है। हम हिस्टोग्राम को किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं? एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि विड्थ जो है इनटू हाइट। तो हिस्टोग्राम में अगर ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये चेंज नहीं हो रहा है, तो जो हिस्टोग्राम का वैल्यू होगा वो हाइट पे डिपेंड करेगा। तो सीधे सीधे हमें ये क्या दे रहा है? ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसका हाइट कितना है वही रिप्रेजेंट करेगा, डेटा कैसे अलग है। ये बात मैं क्यों समझा रहा हूं अभी आगे समझ में आएगा। तो सिंपल सी बात है, हम इस एक ग्राफ को देखकर ये बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा क्लास में जो है किस वेट के रेंज में बच्चे हैं। तो पता चला 40 से लेके 45 के बीच में बच्चे लगभग 15 है। ठीक है, क्लियर है, गुड। तो ये है हमारा हिस्टोग्राम डायग्राम। लेकिन अगर थोड़ा सा इसमें ट्विक करते हैं, क्या ट्विक करते हैं इसको समझते हैं। तो इस बार क्या हुआ दूसरे क्वेश्चन में कि दो क्लास को चाहते थे उनके मार्क्स को इवेल्युएट करना। ठीक है, दो क्लास को मर्ज किए, टोटल स्टूडेंट हो गए। एक क्लास था, मतलब दो क्लास थे, मैथमेटिक्स के मार्क्स को इवेल्युएट करना चाहते थे। ठीक है, टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 90। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 90। ठीक, ठीक। तो सबसे पहले ये फिगर आउट किया गया कि यहां पे है मार्क्स रेंज। तो क्लास में जाके ये पूछा गया 0 से 20 के बीच में कितने स्टूडेंट हो, कितने ऐसे स्टूडेंट हो जिनके मार्क्स जो है 0 से 20 के बीच में है। तो पता चला 7 स्टूडेंट ऐसे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट।
एक सेकंड में इसको मिटा देता हूँ, फिर से हम लोग डायग्राम बना लेंगे, क्योंकि जरूरी है कि क्लैरिटी होना चाहिए। ठीक है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझो, फिर हम लोग एक इसमें मेन कंक्लूजन डिस्कस करेंगे। तो 0 से 20 के बीच में 7 नंबर ऑफ स्टूडेंट है। 20 से 30 मतलब ऐसे स्टूडेंट जिनके मार्क्स जो है 20 से 30 के बीच में आए हुए हैं 10 है। 30 से 40 के बीच में जो आए हुए हैं ऐसे 10 स्टूडेंट है। 40 से 50 के बीच में तो ऐसे 20 है। 50 से 60 के बीच में ऐसे 15 स्टूडेंट है। एंड 70 एंड रुको 50 से 60 20 कर देते हैं, 20 स्टूडेंट है। 60 से 70 के बीच में 15 स्टूडेंट है। एक बार इसको काउंट करो तो जरा, ठीक है। एबव 70 जिनके 70 से ज्यादा मार्क्स आए हुए ऐसे 8 स्टूडेंट हैं। टोटल कितने हो गए, इसको काउंट करो जरा टोटल, तो 30 70 20, ठीक है। टोटल हमारे 90 स्टूडेंट हो गए। क्लियर? अब मुझे इसको ग्राफ में प्रेजेंट करना है, तो ग्राफ में प्रेजेंट करते हैं। ठीक, यहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट मैक्सिमम 20 है तो वैसे ही ले लेते हैं। ये 2 हो गया, ये 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ठीक है। और रेंज क्या है, 0 से लेके 100 तक है। 0 से 20 है, 0 से ज्यादा बड़ा हो जाएगा ये 20, थोड़ा सा एक सेकेंड 10 का गैप कर देते हैं। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, ठीक है। अब ये बोल रहा है 0 से 20 के बीच में 7 स्टूडेंट है, तो मैं ये ग्राफ बना देता हूं। सही है, गुड। सो 0 से 20 से 30 के बीच में 10 है। 20 से 30 के बीच में दिस इज 10, सो दिस इज 20 to 30। 30 से 40 अगेन 10 है, ठीक है। 40 से 50 20 है। 40 से 50 20 है, ठीक है, गुड। 60 से 70 15 है, सो समवेयर लाइक दिस। एंड 70 से एबव क्या है, 8 है, तो 6 to 8 दिस इज। Not 100, it should be till 90, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे कितने हैं, 90, गुड। तो ये हमारा क्या था, मार्क्स रेंज, ठीक है। और ये हमारा है नंबर ऑफ स्टूडेंट। ध्यान से समझो, इस इंफॉर्मेशन में गलती कहां पे है, इस ग्राफ में गलत कहां पे है। तो अगर आप देखोगे यहां पे रेंज जो है, इस वाले पोर्शन में रेंज जो है वो दे रहा है 20 का, और बाकी सारे रेंज जो है कितने के हैं, 10। तो फिर अंदर क्या पड़ेगा, आप समझो, जैसे ये है 10 है ना, तो इसका एरिया, क्योंकि हमारा जो हिस्टोग्राम है, हिस्टोग्राम का फोकस क्या है, हिस्टोग्राम का फोकस है एरिया पे,
अगर एरिया सही तरीके से रेफरेंस में नहीं लिया गया, इन दैट सिचुएशन वो हमको एक तरीके से गलत इंफॉर्मेशन दे सकता है। जैसे कि हम लोग कह रहे हैं विड्थ इनटू हाइट, हमारा फोकस रहता है हाइट से, लेकिन एरिया हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस है। ध्यान से समझने की बस कोशिश करो। जैसे यहां पे मैंने जो लिया है ये डायग्राम, तो इसमें क्या हो रहा है, एरिया मेरा क्या है, ये विड्थ मेरा 20 है और हाइट इसका 7 है, तो कितना हो गया 140। इसका एरिया देखो, ये विड्थ 10 है, हाइट इसका 10, ये 100, तो ये जो है ये वाला एरिया ज्यादा है इसके। तो ये एक तरीके से कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, इसलिए हमें ये इंश्योर करना है कि एरिया, यानी कि एरिया सबका क्या होना चाहिए, एरिया के लिए विड्थ सबका कांस्टेंट होना चाहिए, विड्थ सबका क्या होना चाहिए, इक्वल। तो इस वाले सिचुएशन में हमारा सबसे पहला काम यही रहेगा, सबका विड्थ जो है इक्वल करना है। ठीक है, कैसे करना है वो आपको बुक में दिख जाएगा कैसे करना है। वह सिंपल तरीका समझ लो कि इस वाले में अगर 7 सेंटीमीटर, अच्छा जब आप ग्राफ बनाओगे तो इनको यूनिट इस तरीके से कंसीडर आप कर सकते हो कि लेट 1 यूनिट एज 1 स्टूडेंट, इस तरीके से आप इस यूनिट जो है ग्राफ में कंसीडर कर। सो 7 सेंटीमीटर हाइट जो है कितने के लिए, 20 सेंटीमीटर विड्थ के लिए। इस वाले सिचुएशन को मैं चेंज कर रहा हूं, तो 1 सेंटीमीटर विड्थ के लिए कितना हो जाएगा 7/20। मुझे चाहिए 10 सेंटीमीटर विड्थ के लिए, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। 10 सेंटीमीटर विड्थ के लिए 7/20 इंटू 10, यानी कि ये हो जाएगा 3.5। तो हमें कितना जो है हाइट कंसीडर करना है, 10 सेंटीमीटर विड्थ के लिए इस सिचुएशन में हमारा हाइट कितना होना चाहिए 3.5। समझ में आया आपको? हम ग्राफ को चेंज कर रहे हैं, पहले ग्राफ को ऐसे बना रहे हैं ताकि हम लोग सही तरीके से इवेल्युएट कर सके। बात समझो आप, हम लोग कभी भी कोई चीज अगर कंसीडर करना, जैसे एग्जांपल के लिए मान लो आपको कि इंफॉर्मेशन कैसे गलत होता है, आप ध्यान से समझो। जैसे मान लो मुझे किसी का हाइट मेजर करना है, ठीक है, किसी का हाइट मेजर करना है, सपोज करो ये हमारा फ्लोर है, ठीक है, फ्लोर। अब एक यहां पे टेबल रखा हुआ है, जनरली हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्लोर से ही हर चीज हर किसी का मेजर कर रहे हैं। अब क्या जो व्यक्ति टेबल पे के ऊपर खड़ा है, तो क्या आप यहां से मेजर करोगे, नहीं ना, बाय डिफॉल्ट आप इसके हाइट को क्या करोगे, माइनस करोगे। तो जब भी हमारा रेफरेंस होता है कोई चीज, इसमें रेफरेंस क्या है, हमारा क्लास है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है, मार्क्स का रेंज, ये जो है गैप, ये हमारा रेफरेंस है। और प्लस हमने वैसे ही बता रखा है एरिया, एरिया में हमारा विड्थ कांस्टेंट होना चाहिए, यानी कि जो भी इसका रेंज कह लो, इसी को फ्रीक्वेंसी भी कह लो, फ्रीक्वेंसी जो आ रही है इसको इंश्योर करना है कि ये कांस्टेंट होना चाहिए। तो अब देखो कर तो रहे हैं हम पूरे इसमें कंसीडर। अब इसका एरिया कितना हो जाएगा 3.5 के हिसाब से इंटू 20 कितना हो गया 70। अब इस सिचुएशन में ये इससे कम हुआ, इस वाले से कम हुआ, समझ नहीं रहे आप, क्लियर हुआ ये बात? इस सिचुएशन में इसी तरीके से ये वाला, इस वाले में अगर आप देखोगे तो इन्होंने क्या कर रखा है, हाइट ले रखा है 8 सेंटीमीटर, कितना 8 सेंटीमीटर, और 20 मीटर 30 सेंटीमीटर का इनका विड्थ है। हम लोग सेंटीमीटर में ही कर रहे हैं, या कुछ भी कर लो यार, कोई इशू नहीं, ये 8 बस ऐसे ही रखो, कोई यूनिट नहीं, ठीक है। 30 का ये रख रहे हैं। अगर मुझे इसका एरिया निकालना रहा तो एरिया अगर निकालूं तो 8 इंटू 30 दैट इज 24, 240। तो ये तो सबसे ज्यादा हो गया, बट क्या ये इंफॉर्मेशन में सबसे ज्यादा है? सबसे ज्यादा ये है और ये है। तो 1 हाइट के लिए, सॉरी, तो
वन विड्थ के लिए जो हमारा हाइट होगा वो होगा 8/30 हाइट, और वही अगर हमारा विड्थ जो है 10 हो तो 8/30 इंटू 10, दैट इज 2.666। तो ये कितना आ जाएगा, इस ये जो डायग्राम बनेगा वो समथिंग लाइक तो जो न्यू डायग्राम बना ये हमारा रेफरेंस का है और ये हमारा रेफरेंस। नाउ अब ये सिचुएशन में कि हमने क्या किया, सभी के लिए जो इक्वल विड्थ है वो इंश्योर कर लिया। गेटिंग माय पॉइंट? सो व्हाट द करेक्टिव मेजर वी हैव टू टेक, पहले हमारा जो विड्थ है उसको हमें इक्वल करना है। अब अगर इसमें करना चाहो तो कैसे ग्राफ में करोगे, ग्राफ में कैसे करोगे, सिंपल ये मेथड लगा दो आप। वैसे आप बुक में देख सकते हो, एक एक में अगर आप 10 का जो सबसे मिनिमम होगा, मिनिमम जो फ्रीक्वेंसी होगा, मिनिमम फ्रीक्वेंसी कह लो इसको, फ्रीक्वेंसी मतलब जो रिपीट हो रहा है, ठीक है। ये 10 जो है कंटिन्यूअस है, तो मिनिमम जो है वो 10 है, 10 को रेफरेंस में ले लो। सॉरी ये रेंज, अच्छा ये फ्रीक्वेंसी हमने लिखा नहीं है, एक अगर आप लिखोगे गैप इनके बीच में कितना है तो आप कर सकते हो 20, 10, 10, 10, 10, 10, 30, ठीक है। यहां पे कोई गड़बड़ हुआ, 70, हम लोग ये मार्क्स कर रहे थे ना, तो ये 100 तक ही जाएगा, ठीक है। ये है आपका 100, ये आपका 90, ठीक है। सो आई होप यू गेट माय पॉइंट। हिस्टोग्राम समझ में आया? हिस्टोग्राम में आपको क्या, ये फ्रीक्वेंसी ले लिए, इसमें जो मिनिमम है 10 है, 10 का रेफरेंस लेके आप बना सकते हो। अगर ये 20 है तो इसको इससे डिवाइड करो, 7/20 इंटू 10, जो वैल्यू आ जाए वो आपका क्या हो जाएगा, इसके लिए हाइट, ठीक है। क्लियर? हिस्टोग्राम समझ में आया? कई सारे क्वेश्चंस करेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। बेसिक क्या है, देखो मैथमेटिक्स में जो है एक तरीके से मान लो फिक्स मेथड है, उसको हमारा पर्पज है इसको जो है थोड़ा और डेप्थ में जानना, ठीक है। तो जो इसका करेक्शन करने वाला पॉइंट है वो हमने समझ लिया। अब हम लोग फ्रीक्वेंसी को डिस्कस करते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा है हिस्टोग्राम के बारे में। हिस्टोग्राम में हम लोगों ने ये भी देखा थोड़ी सी प्रॉब्लम है ना, हिस्टोग्राम वाले एनालिसिस में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। इसके प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए एक अगला मेथड आया जिसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, सो फ्रीक्वेंसी का मतलब यही होता है, फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रिपीटेशन को, है ना, रिपीटेशन को रिप्रेजेंट करता है। एंड पॉलीगन का मतलब, पॉली मतलब मेनी, पॉली का मतलब होता है मेनी, एंड गॉन का मतलब होता है एंगल्स। मींस ऐसा, बेसिकली ये लाइन रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है, कि ऐसे लाइंस जो कई सारे एंगल्स बना रहे हैं। सो अगेन हम लोग लास्ट वाले क्वेश्चन को पिक करते हैं। क्या था क्वेश्चन में कि मार्क्स का रेंज था, मार्क्स का रेंज दैट इज 0 से 20, कितने ऐसे बच्चे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 7, 20 से 30, 10, 30 से 40 इट वॉज 10, 40 से 50 20, 50 से 60 20, 60 से 70 15, एंड 70 से अबव जिनके मार्क्स थे ऐसे 8
स्टूडेंट्स थे। हमारे टोटल होने चाहिए 90 स्टूडेंट, तो 7 8 15 30 30 70 से, ठीक है ओके। तो टोटल हमारे 90 स्टूडेंट हो। तो इसका हम लोगों ने हिस्टोग्राम बनाया था। हिस्टोग्राम सपोज ये 20 है, 30 40 50 60 70 80 90 100। तो इसका ग्राफ कुछ हम लोगों ने ऐसा बनाया था। और ये 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ठीक है। तो हम लोगों ने कुछ ग्राफ ऐसा मिला था 7, हिस्टोग्राम अभी बात कर रहे हैं, ठीक है। हिस्टोग्राम का कुछ ग्राफ ऐसा था। हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल हिस्टोग्राम में हमारे लिए कंसर्न क्या रहता है, एरिया का, है ना। मेजर कंसर्न किस चीज पे रहता है, एरिया का। 70 15 8, ठीक है। तो इस फ्रीक्वेंसी जो है हिस्टोग्राम की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है, ये हम लोगों ने देखा था कि यहां पे एरिया वगैरह में प्रॉब्लम भी आ सकता है, कभी कभी ये मेसी डायग्राम भी बना देता है। तो इसको करेक्ट करने के लिए, इसमें जो भी फ्लॉज है उसको करेक्ट करने के लिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का यूज किया। इसमें किया क्या हम लोगों ने, फ्रीक्वेंसी में हम लोगों ने एक और कॉलम बना लिया जिसका नाम रखा फ्रीक्वेंसी। सपोज इसको कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं, हमें चाहिए, हमने फ्लॉ देखा था इसमें कैसे, 7 इंटू 20 इज इक्वल टू 140, ये एक फ्लॉ था। तो इसको करेक्शन कैसे किया, हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट किया। फ्रीक्वेंसी हमें पता चला कैसे, जो अपर लिमिट है ये क्या है आपका क्लास इंटरवल, हमारा इस पे फोकस है, क्लास इंटरवल है ये, क्लास इंटरवल इसको बोलते हैं, ठीक है। ये क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब हम लोग किस रेंज, आप रेंज भी बोल लो, किस रेंज में वैल्यू को कंसीडर कर रहे हैं। तो रेंज जो भी होना चाहिए वो एक्यूरेट होना चाहिए, प्लस ये एक एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, हम एक लाइन से इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। तो क्या कर रहे हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड कर दो और उसमें से 2 डिवाइड कर दो। व्हाट आई गेट हियर, 0 + 20 दैट इज डिवाइड बाय 2 विल बी 10, 20 + 30 25, ऐसे करके आप पाओगे 35 45 55 65, नाउ 70 170 170 70 और प्लस 100 कितना हो गया 170, 80 85 मीन्स दिस। अब ये जो भी पॉइंट्स हैं उनको क्या करो, मार्क करो। जैसे फ्रीक्वेंसी जो ये डायग्राम बनेगा अगला, ये 10, तो यहां पे 10 पे मार्क होगा, 25 इसके बीच में। तो बाय डिफॉल्ट आपका क्या आ जाएगा, जो मार्किंग होगा, जो हिस्टोग्राम का मिड पॉइंट रहेगा ना, वही आपको मार्किंग करता हुआ दिखेगा। हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, पॉली का मतलब होता है मेनी एंगल्स, कई सारे लाइंस होते हैं, एंगल्स ड्रॉ करते हैं। फिर करना क्या है, इसको बस मिला देना है। इसको हमने क्या किया, मिलाना शुरू कर दिया, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते जाओ। सो पॉइंट ये है कि जो एरिया हमें, क्योंकि हमारा एरिया था हिस्टोग्राम से मिल रहा था, वही सेम एरिया जो हमें क्या मिल रहा है इज इक्वल टू एरिया अंडर पॉलीगॉन, और ये ज्यादा एक्यूरेट है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब देखो, अगर मुझे सिर्फ इस वाले को फोकस करना है, सिर्फ इस वाले को फोकस करना है, पहले वाले को, मैंने क्या किया, इसको इससे मिला दिया, क्योंकि पॉलीगन जो है वो एक क्लोज पॉलीगन बनाएगा। तो फाइनली जहां 0 से शुरू होके लास्ट में जाके मिलेगा, ठीक है। कहीं ना कहीं उसको क्लोज उसको करना पड़ेगा।
तो हमारा ये हमारा फोकस एरिया है। तो अगर मैं एक इसको कंपेयर करूं जिसमें हमारी गलतियां आ रही थी, तो अभी आप देखो इसमें इसका एरिया मुझे निकालना हो ट्राइंगल का, तो क्या निकालूंगा? बेस 1/2 बेस इंटू हाइट, दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू 20 इंटू हाइट कितना है 7, अब आ गया 70। तो जो उसमें कमी था इसमें करेक्ट हो गया। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो है इसी तरीके से वर्क करता है। जो भी हिस्टोग्राम का करेक्शन था, जो भी उसमें फ्लॉस थी, कमियां थी, उनको रिजॉल्व करने का काम करता है। और खास बात ये कि ये और ज्यादा क्लियर विजुअलाइजेशन वाला रिजल्ट देता है। इसमें आपको कहीं से भी इसका यूज भी नहीं है। आप बिना हिस्टोग्राम बनाए डायरेक्ट एक लाइन डायग्राम बना सकते हो इस तरीके से, जो हमें डायरेक्ट रिजल्ट देता है और एक बेहतर विजुअलाइजेशन भी देने का मदद करता है। तो कुछ क्वेश्चन अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर जो है आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं। तो एक सिटी है, उसका 1 ईयर में कॉस्ट ऑफ लिविंग का वेरिएशन, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स मतलब क्या है? मतलब यह है कि उनका जो है किस तरीके से खर्च होता है, वो भी किस बेसिस पे देखा जा रहा है? वीकली बेसिस पे। कैसे? वीकली बेसिस पे। तो जैसे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स समझाते हैं अभी ये मैं पॉइंट समझाऊंगा। ठीक है, अभी एक डेटा पॉइंट को नोट करने दो। तो ये है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। ध्यान से समझना, ये सारी चीजें मैं समझाऊंगा। इंडेक्स का मतलब क्या होता है, ये सारी बातें जरूरी है समझना। सो 140 से 150, तो ऐसे यहां पे वीक्स, ऐसे कितने वीक्स है? लगभग 5 वीक्स। 150 से 160 ऐसे 10 वीक्स है। ठीक है, 160 से 170 ऐसे 20 वीक्स है। ठीक है, 170 से 180 9 वीक्स ऐसे है। 180 से 190 6 वीक्स ऐसे है। एंड 190 से 200 ऐसे 2 वीक्स है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग कॉस्ट ऑफ लिविंग का जो है ये टोटल कितने वीक्स हो देख लो जरा। 15 20 35 34 44 6 50, हाँ ठीक है 52 वीक्स टोटल हो गए। अब जरा पहले इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये कह रहा है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का मतलब क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ लिविंग मतलब किसी एक पर्सन को भी अगर हम लोग पिक करें, कोई एक पर्सन है, उसके लाइफ में क्या क्या चीजें होती है जो डन है। एक तो फूड तो होगा ही, ठीक है, फूड हो गई, ट्रांसपोर्ट होगा, है ना, एजुकेशन होगा, मतलब कहां कहां पे वो खर्च कर सकता है, हेल्थ होगा, घर का रेंट होगा, इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे मल्टीपल चीजें, मल्टीपल थिंग्स, मल्टीपल बातें, मल्टीपल चीजें जो एक पर्सन के लाइफ पे इंपैक्ट कर रहा है उसके कॉस्ट ऑफ लिविंग पे। अब कभी भी फूड का प्राइस बढ़ सकता है, कभी ट्रांसपोर्ट का प्राइस बढ़ सकता है, इन सब में कंटिन्यूअस वेरिएशन होता रहता है। तो इन सबको जो है परसेंटेज, जैसा मान लो फ्रूट का प्राइस जो है, फूड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका फ्रीक्वेंटली परसेंटेज भी बढ़ता और घटता रहता है बहुत तेजी से। तो मैंने इसको दे दिया मान लो 50% इंडेक्स में, यानी कि जो भी इसका प्राइस है उसका 50 ऐड करके मल्टीप्लाई करके वो जो भी वैल्यू लिख देंगे। ऐसे ही ट्रांसपोर्ट का जो है परसेंटेज दे दिया मान लो 10%, एजुकेशन का हमने दे दिया मान लो 20%, है ना। ऐसे ही हेल्थ 10%, रेंट 5%, 5%। तो ये हमने अब इनका कंबाइंड जो है एक रेंज हमने क्या किया, डिसाइड किया कि कभी इंडेक्स मतलब
पर पॉइंट जो है 140 के आसपास लाई करता है, कभी 160 हो जाता है। तो ये हमें ये पता चलता है कि हमारे जो नॉर्मल लाइफ के रिक्वायरमेंट है उनमें से किसी चीज का प्राइस बढ़ रहा है। तो ऐसे 2 वीक्स ऐसे मान लो, ऐसे ये 2 वीक्स क्या है, मान लो नवंबर दिसंबर या दिसंबर जनवरी का वो मंथ है जब बहुत ही खतरनाक लेवल का ठंड पड़ रहा है। अब इतना ज्यादा सीवियर ठंड के कारण जो है कोई सामान वामान खरीदने आ जा नहीं पा रहा है ना। जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी था वो भी अच्छे से फ्लरिश नहीं हुआ, तो इस बार मार्केट में कुछ सामान है, फूड प्राइस भी हाई हो गया है। तो ये सिचुएशन हुआ 2 मंथ का। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि कोई ऐसा ओकेजन जहां पे सप्लाई कम हो जाए, है ना, कोई वॉर हो जाए या कोई बीमारी हो जाए, ऐसा कोई सीजन, जैसे ठंड का मौसम एक ऐसा होता है जिस टाइम पे लोग बीमार पड़ते हैं, है ना। तो कुछ ऐसे मंथ होते हैं जहां पे इंडेक्स बहुत हाई, यानी कि उस टाइम पे कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा हाई है। और कुछ ऐसे टाइम होते हैं जो बहुत कम होता है, जनरली 5 वीक्स ऐसे है। कुछ ऐसे 20 वीक्स है, पूरे ईयर में 20 वीक्स ऐसे हैं जो उस टाइम पे फूड और इन सब चीजों का प्राइस एक एवरेज प्राइस रहता है। तो हमें ये एक तरीके का इंफॉर्मेशन है जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि पर्टिकुलर उस वीक में क्या रेंज रहेगा हमारे कॉस्ट ऑफ लिविंग का। अब इसको आप हिस्टोग्राम से भी, डायग्राम से ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन हम लोग ड्रॉ करेंगे फ्रीक्वेंसी। अब ये क्या दे रहा है, ये रेंज दे रहा है ना। हम क्या करते हैं, इसको एक फिक्स पॉइंट में कन्वर्ट करते हैं। तो फिक्स पॉइंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या रहेगा इसका जो भी अपर वैल्यू है दैट इज 150, जो भी लोअर वैल्यू है दैट इज 140। 150, अच्छा उसमें मैंने माइनस कर दिया था, प्लस करना है। 140 प्लस 150/2, तो इसके पहले वाले में प्लस करना है, ठीक है, सब में प्लस ही करना है। प्लस करके डिवाइड करेंगे तभी हमें इसका एवरेज मिलेगा। तो हम लोग एक तरीके से एवरेज निकाल, तो ये 145 हुआ। ऐसे ही 150, 160, 155, दिस इज 165, 175, 185, 195। अब इसके बीच में अगर मुझे ग्राफ बनाना हो तो so 145, 155, 165, 175, 185, 195। वीक्स कितने हैं? 5, 10, 15, 20। तो 145 कॉस्ट ऑफ लिविंग, ऐसे कितने वीक रहते हैं जिस टाइप हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत कम रहता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग, और ये वीक्स ऐसे कितने होते हैं, तो 5 वीक्स है। 10 के लिए, 10 वीक्स के लिए 145, 20 वीक्स लगभग 165 के रेंज में रहता है ना। 75 लगभग 9, 85 6 एंड 195। तो ऐसे 2 वीक्स हैं जब 195 का होता है। इसको हमें बस मिला देना है। बन गया ये पॉलीग्राफ, पॉलीगॉन बन गया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब इससे हमें क्लियर कंक्लूजन मिल जाएगा कि कौन सा ऐसा, मतलब कितने ऐसे वीक हैं जब फ्रीक्वेंसी यानी कि कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा हाई रहता है, दैट इज 195 के आसपास। तो 2 वीक्स है, डायरेक्ट कंक्लूजन, है ना। तो ये हिस्टोग्राम का एक तरीके से करेक्शन है जो हमें हेल्प करता है। अब हम लोग क्वेश्चंस को जब ज्यादा सॉल्व करेंगे ना तो हम लोग और ज्यादा बेहतर तरीके से इसको समझ पाएंगे, ठीक है। आई होप कि इसको समझ में आया होगा। ये तो एक डिस्कशन था, आपके बुक में ये एग्जांपल दिया हुआ है, हम इसके बेसिस पे क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन जब करेंगे तो एक सिस्टमैटिक टेबल बना के उस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।